नमस्कार दोस्तों। आज अ, अनहद ने एक वर्चुअल सेमिनार रखा है। अब कोरोना की मार से इतना तो हुआ है कि हम सारे लोग घरों में कैद हो गए हैं, तो चीज़ें वर्चुअल ही हो सकती हैं। लेकिन हम हैं, अपनी अपनी जगहों पे हैं, अपने अपने तरीके से सक्रिय हैं, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये एक पहलकदमी इसीलिए है कि हम एक दूसरे से जुड़े भी रहें, और साथ में ये जो डिप्रेसिंग टाइम है, बहुत डिप्रेस करने वाला ये जो वक्त है, इस वक्त में कुछ ऐसी चीज़ें साथ में चलती रहें जिनसे हमें लगे कि हम अपनी दुनिया में अपने लोगों के बीच अपने तरीके से काम कर रहे हैं। रफ्तार थमी है, सड़कों पर निकलना थमा है, लेकिन ज़िंदगी नहीं थमी है। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना होगा। कुछ और दिन बचे हुए हैं लॉकडाउन के, उसके बाद हम फिर हम सारे फिर सड़क पर होंगे, हम सारे फिर एक दूसरे से मिलेंगे। ज़िंदगी चलती रहेगी, ज़िंदगी लड़ती रहेगी, गाती रहेगी, चलती रहेगी। जब मुझे प्रस्ताव दिया गया कि किसी एक कवि पर बात करनी है आपको, तो जाहिर था कि मुझे सबसे पहले जो नाम सूझा वो मुक्तिबोध का ही नाम सूझा। इसलिए नहीं क्योंकि मैं कोई मुक्तिबोध एक्सपर्ट हूँ, मैं बिल्कुल कोई मुक्तिबोध एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन मुक्तिबोध एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने न सिर्फ हमारी पीढ़ी को बल्कि हिंदी की कई पीढ़ियों को लिखने की तमीज भी दी है और चुनौती भी दी है। तमीज भी हम समझते हैं और चुनौती भी समझते हैं। दरअसल मुक्तिबोध हिंदी कविता के हिंदी कविता के एक ऐसे कवि हैं जिनको किसी कालक्रम में रखना उनके साथ बेईमानी है। वो एक खास कालक्रम में पैदा हुए थे, ये तो इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं थे। लेकिन उनके यहाँ जो हिंदी कविता है वो एक लीप लेती है, एक छलांग लेकर वो आगे जाती है। वो एक पहले ऐसे कवि हैं, पहले कहना पता नहीं कितना सही होगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा पहले ऐसे कवि हैं जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो पूरी तरह से बुद्धिजीवी हैं, जो दुनिया भर में जो कुछ चल रहा है, दुनिया भर में जितनी सारी बहसें चल रही हैं, जो क्रांतियां हुई या जिन क्रांतियों की तैयारी चल रही है या जिस तरह के संघर्ष चल रहे हैं, उन सारे संघर्षों का अध्ययन करते हैं और भीतर और बाहर दोनों के संघर्षों को बाहर लेकर वो आते हैं, दोनों के संघर्षों को अपनी कविता में लेकर आते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि एक समय में उनके ऊपर आरोप भी बहुत सारे लगे कि वो अस्तित्ववादी हैं, फला हैं, ढिमका हैं। फ्रायड का उस समय बड़ा नाम था, तो उनसे भी जोड़ा गया। यानी मुक्तिबोध को किसी एक खांचे में सीधे सीधे सेट कर पाना किसी के लिए संभव नहीं था, बावजूद इसके कि वो बार बार घोषणा करते हैं कि मैं लेफ्टिस्ट हूं। लेकिन लेफ्ट की कविता का, वामपंथी कविता का जिस तरह का स्वरूप बना था, उस तरह के स्वरूप में भीतरी संघर्षों के लिए जगह नहीं थी। इसलिए शायद मुक्तिबोध को भीतरी संघर्षों को लगातार ले आने के लिए तमाम तमाम सारी चीजें सुननी पड़ी। आप जानते हैं रामविलास जी ने कैसे उनको खारिज किया, और भी बहुत सारा कुछ। उन सारी शुद्ध एकेडमिक जो बहसें हिंदी की हैं, उनमें मेरी पहले से भी बहुत रुचि नहीं रही है, और अभी तो लाइव में उन पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात है कि जो मैं नोट कर रहा हूं यहां पर, और नोट करना चाहता हूं, कि मुक्तिबोध शायद हिंदी के पहले मुख्य धारा के कवि हैं जो भीतर और बाहर दोनों के संघर्षों को लेकर हमारे सामने आते हैं। कैसी ट्रेजेडी नीच, भीतरी और बाहरी, पिस गया भीतरी और बाहरी दो पाटों के बीच, कैसी ट्रेजेडी है यह नीच। शुरुआत करता हूं कि मुक्तिबोध से मेरा परिचय कैसे हुआ। 12वीं में थे हम। 12वीं में जो हमारी हिंदी की किताब थी कविता की, उसके दो हिस्से थे। एक हिस्सा था जो सभी को पढ़ना था, सामान्य हिंदी कहते थे उसको, और यूपी बोर्ड की किताब थी। और दूसरा हिस्सा था जो विशिष्ट हिंदी थी, जो केवल साहित्य के विद्यार्थियों के लिए थी, जो हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे। अब हम तो साइंस के स्टूडेंट थे, लेकिन मुक्तिबोध की एक कविता थी, उस कविता के पाठ से ही मैं आज की बातचीत शुरू करूंगा। विचार आते हैं। पहले यह कविता पढ़ लूं, फिर इस पर बातचीत। आप सबने पढ़ी ही है, फिर भी। विचार आते हैं लिखते समय नहीं, बोझ ढोते वक्त पीठ पर, सिर पर उठाते समय भार, परिश्रम करते समय चांद उगता है व पानी में झलमलाने लगता है, हृदय के पानी में। विचार आते हैं लिखते समय नहीं, पत्थर ढोते वक्त, पीठ पर उठाते वक्त बोझ, सांप मारते समय पिछवाड़े, बच्चों की नेकर फचीटते समय पत्थर पहाड़ बन जाते हैं, नक्शे बनते हैं भौगोलिक, पीठ कच्छप बन जाती है, समय पृथ्वी बन जाता है।
अब देखिए ये कविता क्या करती है, ये कविता क्या कहती है। मैं 12वीं में था और इस कविता को पढ़कर मैं एकदम कांप गया था, क्योंकि कविताएं लिखने मैंने बहुत पहले शुरू कर दी थी। मैं छंद में लिख रहा था, गीत लिख रहा था, बाकी सारा कुछ लिख रहा था। लेकिन ये कविता ऐसी थी जो मुझे उस पूरी दुनिया से बाहर ले आई। ये क्या कहती है? विचार आते हैं कविता लिखते वक्त नहीं। साहित्य की जो दो धाराएं हैं, साहित्य के जो दो विचार हैं, उन दो विचारों में ये न केवल अपनी पक्षधरता स्थापित करती है, बल्कि उस प्रक्रिया को भी बताती है। आप देखिए ये क्या कहते हैं। एक तरीका है कि बैठे रहिए, सोचते रहिए, जो चित्र आपके मन में उभर रहे हैं, जो कल्पनाएं उभर रही हैं, उन कल्पनाओं को कविता में दर्ज कर दीजिए। और दूसरा तरीका है, दूसरी जो धारा है कि जीवन जगत में सक्रिय रहिए, अपने समय में, अपने जीवन में सक्रिय होइए, श्रम कीजिए, और उस श्रम के दौरान जो सौंदर्य आपको दिखाई देता है, वो सौंदर्य, उस श्रम के दौरान जो विचार आपके मन में आते हैं, वो विचार, उस श्रम के दौरान जो लय आपके भीतर आती है, वो लय कविता के अंदर आए। आप देखेंगे कि ये साधारण सी लगने वाली कविता अपने आप में अपनी विचारधारा को बिल्कुल स्पष्ट करने वाली, और कविता नहीं बल्कि लेखन की दो प्रक्रियाओं के बीच स्पष्ट फाक बनाने वाली कविता है, जहां ये बताती है कि लिखना पढ़ना बैठे ठाले कल्पना करने का काम नहीं है। लिखना पढ़ना जीवन जगत के संघर्ष में हिस्सेदारी करते हुए जो कुछ सूझता है, जो सारे बिंब सूझते हैं, जो सारा दर्शन सूझता है, जो सारे विचार सूझते हैं, वो लिखना है। और जाहिर तौर पर जब आप इस तरह से लिखेंगे तो आपकी पक्षधरता उनके साथ होगी जो जीवन जगत में सक्रिय हैं। यहां से मुक्तिबोध को समझने की और पढ़ने की मेरी जो ललक थी वो लगातार बढ़ती गई। और जब मैं कॉलेज में आया तो फिर मुक्तिबोध को ढूंढ ढूंढ के हमने पढ़ना शुरू किया। मुश्किल था, आसान नहीं था। मुक्तिबोध को कोई भी अगर पढ़ना शुरू करेगा तो मुक्तिबोध की चाबी खोजना, मुक्तिबोध के भीतर प्रवेश के रास्ते ढूंढना आसान काम नहीं है। वो आपसे काफी मेहनत की मांग करता है। तो गोरखपुर में हम लोगों ने एक मुक्तिबोध स्टडी सर्किल बनाई। मनोज पांडे यहाँ पे नहीं है, हमारे मित्र हैं जो उस समय गोरखपुर में हिंदी के विद्यार्थी थे। मैं तो अर्थशास्त्र का विद्यार्थी था। तो हम सब लोगों ने मिलकर एक मुक्तिबोध स्टडी सर्किल बनाई, जिसमें मुक्तिबोध की कविताओं का हमने पाठ किया और मुक्तिबोध की कविताओं को समझने की कोशिश की। लेकिन मुक्तिबोध तक पहुंचने का रास्ता मुझे मिला वाया ग्रामशी। जब मैं ग्रामशी को पढ़ रहा था, जब मैं मार्क्सवाद वाली अपनी किताब पे काम कर रहा था, हालांकि उस किताब में ग्रामशी का बहुत जिक्र नहीं है, लेकिन उस किताब के बाद दो दार्शनिकों को मैंने ढूंढकर पढ़ना शुरू किया, अल्थ्यूजर और ग्रामशी। तो ग्रामशी को जब मैं पढ़ रहा था, ग्रामशी की चिंताएं जब मैं समझने की कोशिश कर रहा था और ग्रामशी की पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश कर रहा था, उस समय मुझे मुक्तिबोध लगातार याद आना शुरू होते हैं। दरअसल मुक्तिबोध को पूरा पढ़ लेने के बाद मैं आपको बता दूं कि मुक्तिबोध का जो सारा लेखन है वो राजकमल प्रकाशन से वो मुक्तिबोध रचनावली के रूप में छप चुका है। और इसके जो पहले दो खंड हैं, खंड 1 और खंड 2, ये मुक्तिबोध की कविताओं पर हैं। खंड 1 जो है उसमें मुक्तिबोध की आरंभिक कविताएं हैं, जिसमें छंदबद्ध कविताएं भी हैं, गीत भी हैं, बाकी सारा कुछ है। खंड 2 जो है वो मुक्तिबोध की महत्वपूर्ण कविताएं हैं, जिनके लिए मुक्तिबोध को जाना जाता है। तो मुक्तिबोध में प्रवेश का जो रास्ता मुझे मिला, वो रास्ता मुझे मिला वाया ग्रामशी। क्यों? आप देखें ग्रामशी की चिंता क्या थी। ग्रामशी की मुख्य चिंता मुझे समझ में आई, जो ऑर्गेनिक बुद्धिजीवी का पूरा कंसेप्ट है, उनका ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल का पूरा कंसेप्ट है, उसमें यह समझ में आई। आप मार्क्सवाद में जो हेजीमनी का सवाल था, वर्चस्व का जो पूरा सवाल था, इसके पहले तक वो पूरा वर्चस्व का सवाल केवल पॉलिटिकल वर्चस्व के सवाल को प्राथमिक मानता था। ग्रामशी वो पहले मार्क्सिस्ट इंटेलेक्चुअल हैं जो उसमें इंटेलेक्चुअल हेजीमनी को लेकर, बौद्धिक वर्चस्व को लेकर के सवाल को लेकर आते हैं। और वो बताते हैं कि किसी भी समय जो दो वर्ग हैं, जिनको हम सर्वहारा और बुर्जुआ कह सकते हैं मार्क्सिस्ट शब्दावली में, या आप जैसे चाहे वैसे डिफाइन कर सकते हैं, इन दोनों वर्गों में जो संघर्ष चल रहा होता है वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी चल रहा होता है। बहुत आसान शब्दों में अगर मैं कहूं तो दोनों से जुड़े हुए जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो इंटेलेक्चुअल अपनी अपनी विचारधारा के पक्ष में काम कर रहे होते हैं, अपनी अपनी विचारधारा का प्रचार कर रहे होते हैं। इसको इन्होंने सोशल एजेंट्स कहा, सामाजिक अभिकर्ता कहा।
और जब वो सामाजिक अभिकर्ता कहते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें केवल प्रोफेसर्स को या इंटेलेक्चुअल्स को नहीं शामिल करते हैं। ऑर्गेनिक बुद्धिजीवियों में वो राइटर, लेखक, पत्रकार, शिक्षक, वकील, नेता, उद्योगपति, इंजीनियर, इन सारे लोगों को शामिल करते जाते हैं। और जो मुक्तिबोध के पाठक हैं, उन्होंने जब ये सारे शब्द सुने होंगे तो उनको तुरंत अंधेरे में याद आ गई होगी। याद कीजिए, मुक्तिबोध की जो अंधेरे में कविता है, उस कविता में रात में जो जुलूस निकल रहा है, उनमें कौन सारे लोग हैं? उनमें यही सारे लोग हैं। डोमाजी उस्ताद का जो जुलूस निकला, उसके पीछे जो जुलूस निकला हुआ है, उसमें यही सारे लोग हैं जिनको ग्रामशी सामाजिक अभिकर्ता या सोशल एजेंट कहता है। अब मेरे लिए ये बड़ी मजेदार खोज थी। एक तरफ ग्रामशी इटली में जेल में बैठ के लिख रहे थे, एक तरफ मुक्तिबोध जो भारत में, हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश और बाकी जगहों पे रहते हुए, उज्जैन और जबलपुर और तमाम सारी जगहों पे रहते हुए लिख रहे थे। मैं इस बात से मुतमईन हूं कि ग्रामशी का लिखा मुक्तिबोध तक नहीं पहुंचा था, मुक्तिबोध का लिखा ग्रामशी तक नहीं पहुंचा था, क्योंकि दोनों के अंग्रेजी में अनुवाद नहीं हुए थे। दोनों के बीच का पुल सिर्फ अंग्रेजी हो सकता था शायद, और अंग्रेजी में अनुवाद हुए नहीं थे। इसलिए ग्रामशी ये नहीं जानते थे कि मुक्तिबोध उसी समय ये चिंता कर रहा, और टाइम पीरियड एक ही है अगर आप देखेंगे तो। और मुक्तिबोध ये नहीं जानते थे कि ग्रामशी ये सारी चिंता कर रहे हैं। और इसके बावजूद वो समय ऐसा था कि दो बड़े इंटेलेक्चुअल्स एक साथ इस बात पर विचार कर रहे थे कि समाज के अंदर इंटेलेक्चुअल्स की भूमिका क्या है। सामाजिक परिवर्तन की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, आप चाहें तो उसको क्रांति कह लें, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, उसमें इंटेलेक्चुअल्स की क्या भूमिका है, यह चिंता ग्रामशी की थी और यही चिंता मुक्तिबोध की थी। इसलिए जब मैं पूरा मुक्तिबोध को दोबारा मैंने पढ़ना शुरू किया इसके बाद, तो मुझे हमेशा लगता है, मेरी इस बात से बहुत सारे लोग असहमत हो सकते हैं, मुझे हमेशा लगता है कि मुक्तिबोध शायद दो कविताओं को लिखने के लिए अपनी सारी कविताएं लिख रहे थे, और शायद दो कविताएं हैं जो मुक्तिबोध को समझने के लिए, और मुक्तिबोध की बीज हैं। जो मुक्तिबोध के पास असफल कविताएं बहुत सारी हैं। आप अगर मुक्तिबोध का कंप्लीट वर्क्स अगर आप पलटेंगे तो आप देखेंगे उसमें लगातार अधूरी कविताएं हैं। ऐसी कविताएं हैं जो पूरी हैं लेकिन आपको पढ़ते हुए लगता है यार अधूरी है, कुछ रह गया। लेकिन दो कविताएं हैं जो मुक्तिबोध की कंप्लीट कविताएं हैं, अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस क्या है? ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की जो ग्रामशियन पीड़ा है, इस पीड़ा की सबसे प्रतिनिधि कविता है। ब्रह्म राक्षस पूरी कविता क्या है? एक ब्रह्म राक्षस है और एक ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य है। आप चाहेंगे अगर तो ब्रह्म राक्षस का पाठ किया जा सकता है, छोटी कविता है, मैं बिल्कुल पढ़ सकता हूं उसको। तो ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य है और ब्रह्म राक्षस खुद है। एक खाई में बैठा हुआ ब्रह्म राक्षस जिसके पास ज्ञान ही ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि वो लगातार अपने ज्ञान से लगातार वो परेशान भी है, तनाव में है। वो मतलब उसको ये हालत है कि सूरज की किरण अगर उस पर पड़ जाए तो उसको लगता है सूरज ने झुक के प्रणाम कर दिया। वो पूरी कविता पढ़िए, अद्भुत कविता है, नाटकीय कविता है और गजब का लय और छंद उसमें मेंटेन किया है मुक्तिबोध ने। तो एक तरफ वो कवि है, वो व्यक्ति है, ब्रह्म राक्षस है जिसके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस सारे ज्ञान के साथ वो एक खाई में जाके छिप गया है, यानी एक एकांत में छिप गया है जिसमें जनता के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, उसके साथ सिर्फ उसका एक शिष्य है। और ऐसे में वो सारा ज्ञान क्या करता है? वो सारा ज्ञान ब्रह्म राक्षस को लगभग पागल करता है। अहंकार उसके अंदर इतना भर देता है कि उसको दुनिया की सारी चीजें अपने सामने छोटी लगती हैं। यानी अकेले में रहकर समाज की प्रक्रियाओं, सामाजिक संघर्ष और जनता के दुख दर्द का हिस्सा बने, अकेले कमरे में बैठकर जो ज्ञान है, वो ज्ञान आपको क्या बनाता है? ब्रह्म राक्षस बनाता है। और जो लोग हिंदू परंपराओं से, हिंदू मिथकों से परिचित हैं, वो ब्रह्म राक्षस के बारे में और बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन वहीं उसके साथ किसको खड़ा करते हैं मुक्तिबोध? मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य। यानी सजल उर का मतलब क्या हुआ? वह हृदय जिसमें जल है। यानी ब्रह्म राक्षस से उलट
यह एक ऐसा उनका शिष्य है जिसका हृदय गीला है, जिसके हृदय में संवेदनाएं हैं। और वो संवेदनाएं किसके लिए हैं? वो संवेदनाएं जनता और जनता के संघर्षों के लिए हैं। इसीलिए मुक्तिबोध एक बेहद सुंदर टर्म लेकर आते हैं इस कविता में, जो बाद में भी बहुत उपयोग किया जाता है, जन संग उष्मा। जनता के साथ रहने के कारण मिली हुई, जनता के साथ रहने की प्रक्रिया में मिली हुई ऊर्जा या ऊष्मा या रोशनी, जो भी चाहे, जैसे चाहे आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। यानी वहां पर एक बाइनरी क्रिएट करते हैं, बल्कि एक द्वंद्व क्रिएट करते हैं मुक्तिबोध ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म राक्षस के शिष्य में। यानी एक ऐसे इंटेलेक्चुअल के जो नॉन ऑर्गेनिक है, मैं ग्रैम्शियन टर्म्स यूज कर रहा हूं, जो नॉन ऑर्गेनिक है, जिसका ज्ञान सिर्फ ज्ञान के लिए है, जिसकी कला सिर्फ कला के लिए है। आप लोगों को कला कला के लिए पूरा आंदोलन याद आ गया होगा। और जिसका सारा का सारा, मैं बिल्कुल ब्रह्म राक्षस का पाठ करके ही इस बातचीत का समापन करूंगा। अंत में मैं ब्रह्म राक्षस कविता पढ़ के इसका समापन करूंगा। तो एक तरफ ब्रह्म राक्षस है जिसका सारा ज्ञान ज्ञान के लिए है, जिसकी सारी कला कला के लिए है, और ऐसे में न केवल वह उसके अंदर ज्ञान अहंकार पैदा करता है, बल्कि साथ में वो इस अहंकार में खुद को भी चोटिल करता है और सारी दुनिया के लिए अप्रासंगिक बना रहता है। और इसीलिए मुक्तिबोध जहां पर है, उसके बरक्स जो दूसरा कैरेक्टर है ब्रह्म राक्षस का शिष्य, वह सजल उर शिष्य बनना चाहता है, वो जनसंग ऊष्मा से जुड़ना चाहता है। और वो ये निष्कर्ष निकालता है उनके जीवन से कि ज्ञान और कला ये जनता के लिए है, ये जनता के साथ सामाजिक संघर्षों की प्रक्रिया का हिस्सा बनकर ही फलीभूत होती है। उसमें ही इसकी सकारात्मकता है, ब्रह्म राक्षस बनने में इनकी सकारात्मकता नहीं है। तो ब्रह्म राक्षस जो पूरी की पूरी कविता है, वो मुझे उसको जब मैं ग्रैम्शियन एनालिसिस करने की कोशिश करता हूं मैं, तो मुझे समझ में आता है कि जिस फैंटेसी में इसको अक्सर उलझा दिया जाता है, अक्सर फैंटेसी की बात होती है। मैं अभी भी इस समय बहुत फैंटेसी में नहीं जाऊंगा। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि फैंटेसी का जो अकेला मामला है, चाहे वो अंधेरे में हो, चाहे वो ब्रह्म राक्षस हो, चाहे वो भूल गलती हो, फैंटेसी मुक्तिबोध को बहकाती ज्यादा है, समझाती कम है, जब हम केवल फैंटेसी के थ्रू मुक्तिबोध को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और आप देखेंगे कि ब्रह्म राक्षस कविता की जो फैंटेसी है, वो, अगर हम उसको फैंटेसी कहना चाहें, वो फैंटेसी उतनी नहीं है जितनी दो तरह के विचारधाराओं का संघर्ष है। अगर ग्रैम्शी के शब्दों में अगर हम कहें, तो जो इंटेलेक्चुअल, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल और नॉन ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल के बीच का जो संघर्ष है, उस संघर्ष को मुक्तिबोध लेकर आते हैं अपनी ब्रह्म राक्षस कविता में। मजेदार बात यह है कि ब्रह्म राक्षस इकलौती कविता है, यह इकलौता शीर्षक है जिस शीर्षक से मुक्तिबोध ने कहानियां भी लिखी हैं। चूंकि मुझे मुक्तिबोध की कविताओं पर ही बात करने को कहा गया है, तो मैं कविताओं पर ही बात करूंगा। मुक्तिबोध की कहानियां भी, मेरे ख्याल से खंड 3 में उनकी कहानियां आती हैं, और उन कहानियों को भी जरूर पढ़ा जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जितने महान कवि थे उतने ही बड़े कहानीकार भी थे, लेकिन उनकी कुछ कहानियां ऐसी हैं जो मुक्तिबोध के कवि को हासिल करने के लिए, कवि तक पहुंचने के लिए गजब के इंसाइट का काम करती हैं। तो जब आप कहानी में जाते हैं, मुक्तिबोध की जो ब्रह्म राक्षस कहानी में जाते हैं, तो वो कहानी अपने कथ्य में और अपने रचाओं में भी बेहद साधारण सी कहानी है। लेकिन उसका जो अंत है, एक सेकंड, मुझे वो कहानी मैंने खोल के रखी हुई है। उसका जो अंत है और जो पूरा वितान है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि इस समस्या से मुक्तिबोध लगातार जूझ रहे थे, और इस जूझने की प्रक्रिया में पहले उन्होंने कहानी लिखी, और उसके बाद उन्होंने कविता में जाकर वो उस चीज को हासिल कर पाए हैं, उस बहस को हासिल कर पाए हैं जिस बहस को वो पेश करना चाहते थे। मुक्तिबोध लगातार उसमें जो सवाल पूछते हैं, आप देखते हैं उसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। उनके जो प्रश्न हैं उनमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। इसका अपना एक अर्थ है। इसी तरह अगर उनकी दूसरी कविता में आ पाएंगे, जिस कविता की मैं बात कर रहा था, अंधेरे में, जो वाकई एक लंबी कविता है और एक कई खंडों की कविता है, कई सारी जगहों पे जाती है, एक वैश्विक कविता है। मुझे नहीं पता कि उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं ये भी नहीं जानता कि मुक्तिबोध की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद करना कितना मुश्किल होगा। मेरे ख्याल से बेहद मुश्किल होगा। लेकिन आप अगर उस कविता में जाते हैं, अंधेरे में के भीतर आप घुसते हैं, तो वो
फिर आपको ब्रह्मराक्षस के संघर्ष से आगे की कविता लगती है। वहां आपको अपने समय में बुद्धिजीवियों की या ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, याद कीजिए कि जब मैं ग्रामशी के ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स की बात कर रहा था तो उनमें सिर्फ लेखक और बुद्धिजीवी नहीं थे, वकील भी थे, उसमें इंजीनियर भी थे, सामाजिक अभिकर्ताओं की मैं बात कर रहा हूं। ग्रामशी जिनको सामाजिक अभिकर्ता कहते हैं, उनका पूरा आपको एक जुलूस दिखता है, डोमाजी उस्ताद के पीछे जाता हुआ जुलूस दिखता है, और यह सारा कुछ रात के अंधेरे में दिखता है। और उनको देखते हुए मुक्तिबोध है, उनको देखते हुए मुक्तिबोध है, उनके देखे जाने से, उनके द्वारा देखे जाने से डरे हुए मुक्तिबोध है। हाय हाय, उन्होंने मुझे देख लिया। अब व्योमेश क्या कह रहे हैं आप? हाँ, व्योमेश बता रहे हैं कि अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है और कृष्ण बलदेव वैद साहब ने किया है। बिल्कुल, कृष्ण बलदेव वैद साहब जैसे विद्वान ही कर सकते थे, वरना वाकई मुक्तिबोध का अंग्रेजी में अनुवाद बहुत मुश्किल है, और उसके बिल्कुल कारण है। शुक्रिया व्योमेश, ये जानकारी देने के लिए शुक्रिया। मेरे लिए नई जानकारी है, मैं नहीं जानता था। तो इस कविता में, अंधेरे में कविता में, मुक्तिबोध ये जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी प्रैक्टिकल भूमिका की तलाश करते हैं, और वहां पर बहुत स्पष्ट शब्दों में एक जगह उन्होंने कहा है, बौद्धिक वर्ग है क्रीतदास, खरीदा हुआ गुलाम है बौद्धिक वर्ग। और उन सबके, इन ऑर्गेनिक बुद्धिजीवियों, ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बौद्धिक वर्ग जो क्रीतदास हो गया है, उसके समक्ष मुक्तिबोध किस तलाश में है? अपनी परम अभिव्यक्ति अनिवार्य की तलाश में है। दरअसल वो अकेली कविता इस पर ऐसी है कि जिस पर बहुत लंबा लिखा जा सकता है, बहुत लंबी बातचीत की जा सकती है। मेरी जितनी समझ है उतनी समझ में अंधेरे में कविता हमारे समय में जो बौद्धिक वर्ग है उसकी भूमिका की तलाश से आगे जाकर उसकी भूमिका की एनालिसिस करती है। ब्रह्म राक्षस में उस भूमिका की तलाश है, और अंधेरे में उस भूमिका की एनालिसिस है। और इसीलिए अंधेरे में कई जगहों पर बेहद डार्क कविता है, कई जगहों पर बेहद निराश करती है वो कविता, निराशाजन पैदा करती है वो कविता, और कई जगहों पर वह कविता ऐसे चेहरे दिखाती है जिन चेहरों को हम देखकर भी अक्सर पहचानने से इनकार करते हैं। और इसीलिए उस कविता में देखिए अर्नाल्ड टैन भी आते हैं, उस कविता में टॉलस्टॉय आते हैं, उस कविता में गांधी आते हैं। वो एक ऐसी कविता है जो लगातार बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका की एनालिसिस करते हुए आपके सामने एक आदर्श खड़ा करने की कोशिश करती है, आपके सामने अपनी अभिव्यक्ति के उपयोग के लिए आदर्श खड़ा करने की कोशिश करती है। इन दो कविताओं पर मुझे बात करनी थी। अंधेरे में पे कभी लंबा लिखने का मन है, हालांकि पहल में मैंने एक छोटा सा लेख लिखा था, लेकिन वो ग्रैमशियन तरीके से ही मुक्तिबोध के एनालिसिस की कोशिश थी। अंधेरे में पर अलग से मेरा लिखने का मन है, कभी ना कभी मैं जरूर लिखूंगा। मुक्तिबोध के बारे में कुछ और बातें। मुक्तिबोध के बारे में, अक्सर मुक्तिबोध के बारे में यह भी कहा जाता है कि मुक्तिबोध बातें तो ये करते हैं लेकिन अपने समय के संघर्षों में वो शामिल नहीं थे। ये कई जगहों पे कहा गया है। मेरे ख्याल से ये भी एक बिल्कुल गलत समझ है मुक्तिबोध की। जब मैं जबलपुर गया हुआ था, जबलपुर में ज्ञान जी से और बाकी सारे लोगों से बातचीत चल रही थी, तब मुझे पता चला कि जिस समय कम्युनिस्ट पार्टी बैन थी, कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर प्रतिबंध था, उस समय मुक्तिबोध कैसे न केवल वहां पर क्या कहते हैं, ना केवल जबलपुर में बल्कि बाकी जगहों पर भी पर्चे पहुंचाने, पत्र पहुंचाने और इस तरह की जो गतिविधियां थीं, उन गतिविधियों में लगातार सक्रिय थे। मुझे लगता है कि आधे घंटे से ज़्यादा मैं बोल चुका हूं। लाइव में इससे लंबे का कोई मामला नहीं बहुत बनता है। मैं अब एक काम करता हूं कि दोस्तों ने कहा था ब्रह्मराक्षस का पाठ करने का, ब्रह्मराक्षस का पाठ करता हूं। उसके बाद फिर इस बातचीत को ख़त्म करता हूं। 2 मिनट मुझे दीजिए ताकि मैं ब्रह्मराक्षस ढूंढ लूं।
व्योमेश, अंधेरे में का मैं पाठ कर चुका हूँ एक बार पूरा। बड़ी हिम्मत की चीज़ चाहिए। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने अंधेरे में का पाठ अपलोड किया था। फिर भी अगर आपका आदेश है तो मैं आज तो नहीं, आज मुझे 2 लाइव पहले ही करने हैं, कल या परसों अंधेरे में का पाठ करता हूँ लाइव। आपका आदेश है तो मैं ज़रूर ये काम करूँगा। अब मैं कविता पढ़ रहा हूँ, ब्रह्म राक्षस। शहर के उस ओर खंडहर की तरफ परित्यक्त सूनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयां जल की सीढ़ियां डूबी अनेकों। उस पुराने घिरे पानी में समझ में आ न सकता हो कि जैसे बात का आधार, लेकिन बात गहरी है। बावड़ी को घेर डाले खूब उलझी हैं, खड़े हैं मौन औदुंबर। व शाखों पर लटकते घुघुओं के घोंसले परित्यक्त भूरे गोल। विद्युत शतपुड़ियों का आभास जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर बनता है गहन संदेह, अनजानी किसी बीती हुई उस रिश्ता का, जो कि दिल में एक खटके सी लगी रहती। बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक बैठी है टगर। ले पुष्प तारे श्वेत, उसके पास लाल फूलों का लहकता झौर। मेरी वह कनेर, वह बुलाती एक खतरे की तरफ जिस ओर अंधियारा खुला मुंह बावड़ी का शून्य अंबर ताकता है। बावड़ी की उन गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक बैठा है। वह भीतर से उमड़ती गूंज की भी गूंज, हड़बड़ाहट शब्द पागल से गहन अनुमानित, तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल, पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात स्वच्छ करने। ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देह, हाथ के पंजे बराबर बाह छाती मुंह छपाछप, खूब करते साफ फिर भी मैल फिर भी मैल। और होठों से अनोखा स्तोत्र, कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चार अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार। मस्तक की लकीरें बुन रही आलोचनाओं के चमकते तार। उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह, प्राण में संवेदना है स्याह। किंतु गहरी बावड़ी की भीतरी दीवार पर तिरछी गिरी रविरश्मि के उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुंचते हैं कभी, तब ब्रह्म राक्षस समझता है सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। पथ भूल कर जब चांदनी की किरण टकराए कहीं दीवार पर, तब ब्रह्म राक्षस समझता है वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु माना उसे। अति प्रफुल्लित कंटकित तन मन वही करता रहा अनुभव की नभ ने भी विनत हो मान ली है श्रेष्ठता उसकी। और तब दुगने भयानक ओस से पहचान वाला मन, सुमेरी बेबीलोनी जन कथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक, व तब से आज तक के सूत्र छंदस मंत्र थियोरम, सब प्रेमियों तक कि मार्क्स एंजल्स रसेल टैनबी कि हेडगर स्पेंगलर सार्त्र गांधी भी सभी के सिद्ध अंतों का नया व्याख्यान करता वह नहाता ब्रह्म राक्षस श्याम प्राक्तन बावड़ी की उन गहराइयों में शून्य। ये गरजती गूंजती आंदोलित गहराइयों से उठ रही ध्वनियां, अतः उद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में हर शब्द निज प्रतिशब्द को भी काटता। वह रूप अपने बिंब से भी जूझ विकृताकार कृति है बन रहा, ध्वनि लड़ रही है अपनी प्रध्वन से यहां। बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक सुनते हैं टगर के पुष्प तारे श्वेत वे ध्वनियां। सुनते हैं करौंदों के सुकोमल फूल, सुनता है उन्हें प्राचीन ओदुम्बर। सुन रहा हूं मैं वही पागल प्रतीकों में कही जाती हुई वह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़ गई। दूसरा खंड है। खूब ऊंचा एक जीना सांवला उसकी अंधेरी सीढ़ियां, वे एक आभ्यंतर निराले लोक की, एक चढ़ना और उतरना पुनः चढ़ना और लुढ़कना, मोच पैरों में व छाती पर अनेकों घाव, बुरे अच्छे बीच का संघर्ष वे भी उग्रतर, अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीच का संगर, गहन किंचित सफलता अति भव्य असफलता, अतिरेकवादी पूर्णता की व्यथाएं बहुत प्यारी हैं।
ज्यामितिक संगति गणित की दृष्टि के कृत भव्य नैतिक मान, आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करता कब रहा आसान। भव्य नैतिक मान, आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान। मानवीय अंतर कथाएं बहुत प्यारी हैं। रवि निकलता लाल चिंता की रुधिर सरिता प्रवाहित कर दीवारों पर उदित होता चंद्र, व्रण पर बांध देता श्वेत धौली पट्टियां उद्विग्न भालों पर, सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए अनगिनत दशमलव से दशमलव बिंदुओं के सर्वतः पसरे हुए उलझे गणित मैदान में मारा गया वह काम आया और वह पसरा पड़ा है, वक्ष बाहें खुली फैली एक शोधक की। व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रासाद सा, प्रासाद में जीना व जीने की अकेली सीढ़ियां चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। वे भाव संगत तर्क संगत कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों के गणित की सीढ़ियां हम छोड़ दें उसके लिए। उस भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजन शोध में सब पंडितों सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका। किंतु युग बदला व आया कीर्ति व्यवसायी, लाभकारी कार्य में से धन या धन में से हृदय मन और धन अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी। आत्मचेतस किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राणमय अनबन, विश्व चेतस बेबनाव, महत्ता के चरण में था विषादाकुल मन। मेरा उसी से उन दिनों होता मिलन यदि, तो व्यथा उसकी स्वयं जीकर बताता मैं उसे उसका स्वयं का मूल्य, उसकी महत्ता व उस महत्ता का हम सरीखों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा था, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता गया और मर गया। वह सघन झाड़ी के कटीले तम विवर में मरे पक्षी सा विदा ही हो गया। वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई। वह क्यों यह हुआ। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। ये कविता ब्रह्म राक्षस जो है मुक्तिबोध की कविता, जिसका मैंने अभी पाठ किया, आपने इस पूरी कविता को पढ़ा होगा। इस कविता में जो शब्दों में है वो तो है ही, वो तो हम सब पा ही लेते हैं। इस कविता के लय में जो तनाव है, इस कविता की जो पूरी बनक है, इस कविता की बनक में जो दोनों खंडों की अलग अलग बनक है, दोनों खंडों का अलग अलग तनाव है। एक खंड जिसमें ब्रह्म राक्षस का वर्णन है, एक खंड जिसमें आप कहें कि ब्रह्म राक्षस की ट्रेजेडी का वर्णन है। आप इस ट्रेजेडी के बारे में सोचिए कि इतना सारा ज्ञान, और वो सारा ज्ञान एक खाई में बैठकर उसके पास रह गया, एक खाई में रह गया वो, जिसको देखने वाले टगर हैं, पुष्प हैं और बाकी सब कुछ है। इतना सारा ज्ञान जिसने उसके अंदर सिर्फ अहंकार पैदा किया, और इतना सारा ज्ञान जिसने उसको चोटिल किया मूलतः अंत में। और दूसरी तरफ उसी ब्रह्म राक्षस की कहानी कहता हुआ उसका शिष्य है, जो अंत में कहता है कि मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसके वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। तो ये जो वेदना के स्रोत की तलाश है और उनको संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचाना है, ये मुक्तिबोध का आत्मसंघर्ष भी है, अपना आत्मसंघर्ष भी है कि किस तरह से वह सारा का सारा ज्ञान जन पक्षधर तरीके से उपयोग किया जा सके, जनता तक पहुंचाया जा सके। वो निष्कर्ष जो इस पीड़ादायी ज्ञान को हासिल करने की पीड़ादायी प्रक्रिया में आप जिन निष्कर्षों तक पहुंचे हैं, और उसके साथ साथ एक और बड़ी बात कि किस तरह से रचना का और ज्ञान की जो पूरी प्रक्रिया है उसको जनता के साथ जोड़ा जाए। शबनम आपा कह रही हैं कि अभी वक्त और है, तो कोई एक कविता मैं मुक्तिबोध की ओर पढ़ देना चाहूंगा। मेरे ख्याल से वो बेहतर रहेगा। आप लोग जिस कविता के लिए कहें मैं वो कविता मुक्तिबोध की पढ़ देता हूं। जो भी भूल गलती आप कहें तो मैं भूल गलती पढ़ देता हूं।
मेरे ख्याल से भूल गलती को पढ़ना बेहतर होगा। मैं भूल गलती पढ़ देता हूं और पढ़ के खत्म करता हूं। किस कविता की याद दिलाई आपने व्योमेश। इस कविता का जरूर मैं पाठ करूंगा बहुत जल्दी, जितनी जल्दी संभव होगा उतनी जल्दी मैं उस कविता का पाठ करूंगा। शमशेर की जो कविता है, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। भूल गलती ये भी अपेक्षाकृत छोटी कविता है। इसका पाठ करके मैं आज बातचीत खत्म कर रहा हूं। इसको भी बहुत गौर से सुने जाने की जरूरत है। भूल गलती ये भी उसी दूसरे खंड में है कविता। भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहन कर तख्त पर दिल के, चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, खड़ी हैं सिर झुकाए सब कतारें, बेजुबां बेबस सलाम में अनगिनत खंभों व मेहराबों थमे दरबार। मैं एक बार दोबारा से इसको पढ़ता हूं क्योंकि बीच में कमेंट्स पढ़ने लगा तो इसकी लय गड़बड़ हो गई। भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर तख्त पर दिल के, चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, खड़ी हैं सिर झुकाए सब कतारें, बेजुबा बेबस सलाम में अनगिनत खंभों व मेहराबों थमे दरबार आम में, सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा, कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है, पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लत्तर, झलकते लाल लंबे दाग, बहते खून के वह कैद कर लाया गया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता खामोश, सब खामोश, मनसबदार शायर और सूफी, अल गजाली इब्न सिन्ना अल बरूनी आलिम फाजिल सिपह सालार सब सरदार हैं खामोश, नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त, नामंजूर हठ इंकार का सिरतान खुद मुख्तार, कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए स्याह, सुल्तानी जिरह बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का, वो रेत का सा ढेर शहंशाह, शाही धाक अब सिर्फ सन्नाटा, लेकिन ना जमाना सांप का काटा, भूल आलमगीर मेरी आपकी कमजोरियों के स्याह लोहे का जिरह बख्तर पहन खूंखार, हाँ खूंखार आली जाह, वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, बस बस्तियां दिल की उजाड़े डालता, करता हमें वह घेर बेबुनियाद बेसिर पैर, हम सब कैद हैं उसके चमकते ताम झाम में शाही मुकाम में, इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा, कतारों में खड़े खुदगर्ज बा हथियार, बख्तर बंद समझौते सहम कर रह गए, दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए, दुमुहेपन के 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे, दढ़ियल सिपह सालार संजीदा सहम कर रह गए, लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा, अंधेरी घाटियों के गोल टीलों में घने पेड़ों में कहीं पर खो गया, महसूस होता है कि वह बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाकों में, सच्चाई के सुनहले तेज अक्सों के धुंधलके में मुहैया कर रहा लश्कर, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों, शबनम आपा बहुत शुक्रिया ये मौका देने के लिए, और फिर करते हैं जैसा कि व्योमेश ने कहा है, मैं एक आध दिन में कोशिश करता हूं कि अंधेरे में का पूरा पाठ आपके सामने लाइव प्रस्तुत करूं। बहुत शुक्रिया।